हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम स्टेशन चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी नई नई वीडियोस हैं फिजिक्स के, उसके रिलेटेड कंटेंट, फिजिक्स छोड़ो कोई भी कंटेंट हो उसको आपको मिलता रहे, ठीक है। और हाँ, इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका, ठीक है। तो दोस्तों, अपन पीछे एक चैप्टर पढ़ चुके थे जिसमें अपन ने सिंपल पेंडुलम वगैरह और सब पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, अपने सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अपन ने। तो वैसे बेसिक फार्मूलाज किए थे, वर्क पावर सब कुछ किया था अपन ने, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट, जैसा कि आपको मैंने उस दिन डिस्कस किया था, अपना टॉपिक होगा प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर और डेंसिटी एंड सरफेस वॉल्यूम, मतलब सरफेस टेंशन और जो भी होती है विस्कोसिटी वगैरह, इनसे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो इसमें से मतलब अपन इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन आते हैं मेनली वही पढ़ेंगे, ठीक है। कि जैसे अब आप बोलेंगे इससे प्रेशर में कैसे क्वेश्चन आता है, तो बस ये है कि उसमें एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, कि भाई इसकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं, डायमेंशन निकालना, और एक्चुअल में इसमें से क्या क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल तरीके के आते हैं, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज ऐसा पढ़ाऊँगा ना आपको, ये चीज़ तीन चार चीज़ें सिंगल कंसेप्ट के साथ, जिसमें कि आपको कभी मतलब सोच भी नहीं सकोगे कि मतलब इतना अच्छा कोई पढ़ा भी पाएगा। आपको एक कंसेप्ट के साथ आपको फिर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितने भी होते हैं, मतलब विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, पास्कल लो, आर्किमिडीज लो, सारे एक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलें आगे। तो दोस्तों, आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे प्रेशर दिमाग के अंदर प्रेशर होता है, कुछ लोग कहेंगे और भी जगह प्रेशर आते हैं ठीक है। तो एक्चुअली प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको। क्या है कि मेन प्रेशर क्या होता है वो जानना ज़रूरी है, बाकी तो प्रेशर होते रहेंगे, ठीक है। तो मेन प्रेशर क्या होता है अपन उसके बारे में बात करेंगे पहले। तो प्रेशर क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। कैसे? अब यूनिट एरिया का मतलब कैसा हो गया, मैंने एक यूनिट एरिया ये उठा लिया। अब इसके अंदर जैसे मान लो एक इस एरिया ले लिया, अब मेरे को यहाँ पर फोर्स करना है। मैं इस यूनिट एरिया के अंदर एक जगह अगर फोर्स देता हूँ यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर उस पे जो एग्जर्ट होने वाला जो एक टाइप का फोर्स है उसको अपन बोलते हैं प्रेशर। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब मैंने मान लो कि यहाँ से इसको फोर्स दे दिया, तो इसका प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है इस एरिया के अंदर, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ से दे दिया प्रेशर, तो इसको इस एरिया में यहाँ से पड़ रहा है। तो कहीं से भी हो, लेकिन एक टाइप का फोर्स ही है प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है पास्कल, इसको आप बोलते हैं पा। आधे लोग कहेंगे वो पा, मैं बोलूँगा ये नहीं, वो पा नहीं, वो पा है, पास्कल वाला पा, ठीक है। चलो, अब इसकी और बेसिक ऐसा ही यूनिट होगी, लेकिन इसकी बेस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और ये कैसी होती है? अच्छा, ये बताओ, ये कैसी होती है? स्केलर होती है कि ये आपकी वेक्टर होती है? तो ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? अब इसके अपन बेसिक ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और एरिया में क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और होती है या फिर जूल पर मीटर क्यूब पे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर फोर्स को आप लिखते हो ना ऐसे, मतलब मास इक्वल एक्सीलरेशन के अंदर, तो इसके अंदर मतलब इस तरह से आ जाती है, जूल में भी आ जाता है। वर्क से मतलब वर्क से रिलेटेड है ये कोई यूनिट, ठीक है, जूल यानी। अच्छा, और आगे अगर अपन बात करें, अच्छा आपको मैं ढंग से समझाता हूँ प्रेशर है क्या, ठीक है। तो देखो देखो, नीचे मैंने फ़ोटो डाल रखी है एक, ठीक है। अब इस फ़ोटो में क्या हो रहा है, एक भाई साहब हैं जो, ये क्या है ये, कुछ वो आप कहीं मॉल वॉल में जाते हो और उसमें ऐसे खड़े होते हैं ना, ये ऐसे ही है, ऐसे किसी में, और इनको फिर बॉल फेंकनी होती है और गिराना होता है। तो ये भाई साहब ने इस टाइप का ले लिया कुछ, और इसने लेके, और भाई साहब ये हथौड़ा लेके दीवार में इसको ठोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या हो गया इसको, अब इसके वापस रिफ्लेक्ट हो गया हथौड़ा, भाई
मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया फॉर्मूला आपका, प्रेशर इक्वल टू 4/एरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रेशर और एरिया है वो हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और एक, ठीक है ना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये हमेशा का इसका नियम है। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, तो इसने क्या किया, अब इसका क्या हो गया देखो। अब ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले इसने ये कि इसको मारने की कोशिश की, तो खूब मारा लेकिन गया नहीं दोस्तों। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दोस्त कील लेके आ गया, बहुत ही पतली, और इसने एकदम से दीवार पे एकदम से थोड़ा कम फोर्स के साथ हथौड़ा मारा, लेकिन वो दीवार में आराम से चली गई। तो इसने सोचा कि भैया ऐसा क्या हुआ होगा। फिर उसने दोनों को कंपेयर किया। जब उसने दोनों को कंपेयर किया तो क्या पाया कि इसका जो एरिया है ये ज़्यादा था। ठीक है, ठीक है ना, इसका एरिया बहुत ज़्यादा था और इसका जो एरिया है ये बहुत ही कम था। ठीक है ना। तो एरिया कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर इसको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना, एरिया कम हो गया तो इसको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन फोर्स कम लगेगा। देखो प्रेशर, अगर देखो मेरी बात सुनो, एरिया एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा इसका, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा इसका। ठीक है ना। तो इस तरह का इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह का अपन करते हैं। अच्छा आगे चलो। अच्छा, प्रेशर की डिपेंडेंसी पूछ रही है कि भैया प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है। कि भैया ऐसा क्या होता है कि भाई प्रेशर डिपेंडेंसी किस किस पे होती है। तो भैया खूब सारी चीज़ें होती है डिपेंडेंसी को, तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या होती है। देखो, सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर, क्या लिखा है, सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई भी सॉलिड होगा, ठीक है ना, वो हमेशा प्रेशर हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन करेगा, नॉर्मल के साथ में, जानते हो ना, वेट लगाएगा इसका mg। ठीक है ना। तो जो भी सॉलिड होगा उसका जो प्रेशर होगा वो हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड हो गया और गैसेस हो गई, कि भाई जितने भी जैसे गैसेस, ठीक है ना, और लिक्विड, इसमें जो प्रेशर लगता है वो हर डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लो इसका गैस गैस का जैसे कोई पार्टिकल है तो प्रेशर जो होगा वो हर डायरेक्शन में देगा। ठीक है ना। ये फुटबॉल का एग्जांपल देख लो। फुटबॉल में क्या होता है कि कुछ नहीं, एक बॉल ले लिया आपने, अब आप इसमें हवा भरते जा रहे हैं। ठीक है। तो वो गैस, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप हवा भरेंगे ना तो वो जो पार्टिकल होंगे वो जाके धीरे धीरे यहाँ चिपकने लग जाएंगे। तो वो धीरे धीरे फुटबॉल फूलने लग जाएगी। तो वो क्या करेंगे, मतलब वो हर डायरेक्शन में प्रेशर दे रहे हैं, इधर उधर उधर, तभी तो फुटबॉल फूल रही है। तो ये गैस का एग्जांपल है। और सर लिक्विड का एग्जांपल है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, ये हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वाला पढ़ा होगा एग्जांपल। तो हाइड्रोलिक में क्या होता है, कुछ नहीं होता कि भाई आप एक छोटा सा प्रेशर देते हैं जिससे आप आके बहुत बड़ी सी चीज़ ऊपर उठ जाती है, ये पानी का प्रेशर लगता है। तो लिक्विड का प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है और गैसेस का भी, लेकिन सॉलिड का प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, एक पहली बात तो ये। अच्छा, अब अपन बात करें, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, थोड़ी एक बार और एक दो और बातें कर लेते हैं, क्या था ये, हाँ, दो चीज़ें और है। तो प्रेशर जो होता है ना वो हमेशा डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड के साथ में। ठीक है ना। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले कि भाई प्रेशर जो है, मेरी बात सुनो, ये जैसे मान लो आप एक बुर्ज खलीफा पे जाके खड़े हो गए, यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे बुर्ज खलीफा सबने देखा होगा जो अबू धाबी में। ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। अच्छा, अब मैं इसमें एक्चुअल में आपको एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या रोल रहेगा। ठीक है। अब आप जैसे ही जैसे ऊपर जाएंगे ना, मतलब आपकी इस हाइट के साथ में और हाइट इंक्रीज़ होगी ना, मतलब हाइट इंक्रीज़ हुई तो प्रेशर डिक्रीज़ होने लग जाएगा। क्यों डिक्रीज़ होने लग जाएगा, अब मेरी बात सुनो। आप जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एयर के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, कम होते हैं, एयर के जो पार्टिकल है बहुत कम होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं किसी अगर एयर के पार्टिकल की एरिया की बात करूँ तो इस एरिया में इतने से ही पार्टिकल है। ठीक है। तो एरिया मतलब एरिया के इनके बीच में जो एरिया है तो वो थोड़ा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। एरिया इंक्रीज़ होने से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ठीक है ना। तो इस कारण से होता है कि जैसे ही, अब आपको क्या याद रखना है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है प्रेशर डिक्रीज़ होता है। अच्छा,
अब मैं बात करूँ बुर्ज खलीफा के नीचे नहीं जाएंगे आप, इस हाइट से नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, हाइट डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो नीचे आते हैं तो क्या होता है, एयर एयर के अंदर क्या होता है, थोड़े वाटर वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, खूब सारा इनका जो एरिया जो होता है, ठीक है ना, तो एरिया क्या होता है, वो एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसने, डिफ़िकल्ट टू कुक फूड ऑन माउंटेन, कि भाई आप माउंटेन पे जो फूड बनाते हैं तो वो बहुत दिक्कत देता है। क्यों दिक्कत देता है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है ना, तो वहाँ प्रेशर कुकर भी ढंग से काम नहीं देता, ठीक है। चलने आगे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, अच्छा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यही बता देता हूँ, देखो कि ग्रेविटी का क्या फ़र्क पड़ता है। अब ग्रेविटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी बात सुनो, ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा, ये आप जानते हैं। तो मेरी बात सुनो, ये बोतल ली मैंने, ठीक है। अब इसमें मैं 1 2 और 3 जगह छेद कर देता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे सी में यहाँ पर जब मैंने छेद किया ना, तो बहुत तेज़ प्रेशर से पानी आने लग गया, ठीक है। और फिर क्या, मैंने बी जगह पे छेद किया, ये थोड़ा यहाँ गिर गया, और ए पे छेद किया तो यहाँ पर नीचे गिरने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सी पे जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सी पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है ना, उसके बाद किस पे प्रेशर है, बी पे है, उसके बाद प्रेशर किस पे, ए पे है। अच्छा, ऐसा क्या रीज़न है, देखो अभी आपको मैंने बताया था, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी प्रेशर डिक्रीज़ होगा, बस ये आपको याद रखना है। ये इनका रिलेशन होता है हाइट और प्रेशर का, बस आप, ठीक है ना। तो ये इसकी चीज़ें थी। अच्छा, ग्रेविटी की भी बात कर रहा था मैं, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी के ग्रेविटी में जो मून की जो ग्रेविटी होती है आप जानते हैं अर्थ से कम होती है, ठीक है ना, तो प्रेशर भी कम होगा। तो ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कैसे ग्रेविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, कैसे, देखो ग्रेविटी मून की है वो कम होती है आप जानते हैं अर्थ से, तो क्या होगा, तो प्रेशर भी जो होगा ना वो मून पे कम होगा अर्थ से। ये आपको याद रखना, ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का क्या होगा, कि भाई अच्छा प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ आपको। जो प्रेशर और डेंसिटी का जो होता है ना, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, रो और हाइट और एक ग्रेविटी, ठीक है ना, ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रेशर और डेंसिटी का। तो ये आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना, कभी आपसे पूछ लेंगे भाई प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट डायरेक्ट पर पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या एक्चुअली, इसको अपन एटीएम कहते हैं, एटीएम, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर, ठीक है, इसको आप एक एयर प्रेशर भी कह सकते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ इट इज़ द फोर्स exerted on a surface by air above its gravity pull it to earth। क्या कहना चाहता है कि कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं ऑन सरफेस, किसी सरफेस पे अपन कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं बाय द एयर, ठीक है, एयर एक फोर्स एग्जर्ट करती है एंड इट्स ग्रेविटी पुल इट टू अर्थ, और ग्रेविटी इसको अर्थ की तरफ खींच लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉमनली मेजर बाय बैरोमीटर। क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप मेज़र कैसे करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप मेज़र करते हैं बैरोमीटर से। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार ही, ठीक है ना, कोई ऐसे चीज़ के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इनको छोड़ो आप, अब मेरी डेफिनेशन देखो, मैं कहता हूँ 1, अब देखो एटमॉस्फेरिक, पहले आपको मैं बता दूँ एक्चुअल में यूनिट कितनी होती है इनकी, प्रेशर की कितनी यूनिट होती है पहले आपको मैं बताता हूँ। प्रेशर की होती है 4 यूनिट मेनली, एक तो होती है टॉर, ठीक है ना, और एक होती है एटीएम, एक होती है बार, और एक होती है पास्कल, जिसको अपन पा बोलते हैं, जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये 4 यूनिट होती है प्रेशर की, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि अब ये जो एग्ज़ाम वाले होते हैं दोस्तों, ये खेलते हैं इसके अंदर, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो खेलते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको जो मेन चीज़ है वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, टॉर होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, बार होता है, पास्कल होता है, ठीक है।
तो ये चार होते हैं। अब इसके अंदर कैसे खेलते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, अब देखो आपको बताता हूँ, पेन ब्लैक, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन। 1 ATM इक्वल्स टू होता है 1.01 बार। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है, ठीक है ना। ATM और बार के अंदर ये रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बार इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बार इक्वल्स टू होता है 10⁵ पा। ये दूसरा रिलेशन, ठीक है। अच्छा, एक बार इक्वल्स टू 10⁵ पा है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पा नहीं लिख सकता मैं। तो अब देखो, एटमॉस्फेरिक और पा का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। देखो, तो 1 ATM इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पा नहीं लिख सकता मैं, लिख सकता हूँ ना। देखो, अब तीन तीन आ गई ना, एटमॉस्फेरिक हो गई, बार आ गई, पा आ गया, तीन तो ये आ गई। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब टॉर्क के अंदर क्या रिलेशन होता है, जिसको अपन टॉरिसिली कहते हैं। अच्छा, टॉरिसिली कौन है, ये जो बैरोमीटर जो है ना, ये बैरोमीटर, इसका इन्वेंटर है टॉरिसिली। इसकी स्पेलिंग है TORECELLI। ये टॉरिसिली जो है ना, ये इन्वेंटर है बैरोमीटर का। ये आप अच्छे से याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं। क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ही पूछते हैं, ये खेलते हैं ये अपने साथ में, ये बहुत हरामी लोग हैं ये। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसके अंदर। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया। अब अच्छा, मैं आपको टॉर के बारे में बता रहा था, टॉर का रिलेशन क्या होता है। तो 1 ATM इक्वल्स टू 1 ATM इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर। याद रहेगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो, सबसे पहले तो याद रखना है, एक ATM इक्वल्स टू 1.01 बार, ओके क्लियर है। और एक बार होता है 10⁵ पा, क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर है, तो ये तीसरी भी क्लियर होगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, जब ये क्लियर है तो आपको ये भी क्लियर होगा, जब 8 ATM इक्वल्स टू 360 स्टोर। बस इससे ज़्यादा वो आपके साथ नहीं खेल सकता। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जब आप नोमरिकल देखेंगे ना, कि मैं एक्चुअल में नोमरिकल आता नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आपके साथ यूनिट के अंदर कैसे खेलते हैं वो लोग। तो क्या होता है, कभी कभी अब आपको क्या इसके बारे में दे दिया गया, एक ATM इक्वल्स टू कितना पा होता है, तो अब वो आधे लोग तो खोजते रहते हैं कि कैसे करें क्या करें, क्योंकि उनको पूरे रिलेशंस नहीं पता होते हैं, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा कोई। चलें आगे। अब अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको एक बार समझा देता हूँ आपके, वो तो क्या होता है, मेरी बात सुनो। देखो, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ इसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कोई बाहरी प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब जैसे मेरी बात सुनो, ये फुटबॉल है, मैं आपको बता रहा था। तो फुटबॉल में ऐसा होता क्या है कि क्या, ऐसा क्या होता है कि भाई अंदर जाके ये फूलने लग जाती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये फटती नहीं है। तो होता क्या है कि दोस्तों, ये जो एयर जो अंदर से प्रेशर दे रही है ना, इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक और प्रेशर की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो, ताकि कोई कोई चीज़ गिरे ना, टूटे ना, कोई चीज़ फटे ना। तो इस चीज़ को प्रेशर करने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करती है, ये अपन हवा भरते हैं, अपन टायर के अंदर हवा भरते हैं, मेरी बात सुनो। आप टायर में जब हवा भरते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि भाई, आप उसमें जब कभी भी देखना, तो वो जो होता है ना आपके, तो वो बाहर के अंदर आएगा, हवा भरेगा तो आपके। तो भाई कहते हैं कि आप पीछे वाले टायर में 35 का भरो, और आगे वाले टायर में 32 का भरो, 31 32 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इतनी बार की हवा आपको देगा कि ये टायर इतनी बार की हवा आपको बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर सहन कर सकता है। तो बैलेंसिंग प्रेशर होता है, उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, आई होप। अच्छा, अब ये ग्लास वाला क्या सीन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो देखो, ये ग्लास है, तो एक्चुअल में पहली जगह प्रेशर तो क्या लग रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये इस पानी को, पानी भी तो कोई प्रेशर दे रहा होगा ना, लिक्विड क्या क्या बताया, लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर दे रहा है। तो पानी भी ऊपर की साइड प्रेशर दे रहा होगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पहली बात तो ये। ओके, फिर इसने क्या किया, एक स्ट्रॉ डाली इसके अंदर, ठीक है, डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें ये पानी ऊपर क्यों चढ़ा, पानी ऊपर इसलिए चढ़ा क्योंकि देखो, इसके अंदर जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस प्रेशर था, ठीक है।
अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, कोई बैलेंसिंग प्रेशर होता है। तो क्या होता है जैसे अब देखो कि मान लो कि यहाँ पर जैसे प्रेशर थोड़ा कम पड़ गया है, या फिर यहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ गया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें प्रेशर जब ज़्यादा पड़ गया तो बाहर का जो प्रेशर होगा ना वो थोड़ा कम होगा, मतलब कम करने की कोशिश करेगा खुद को, ताकि ये चीज़ सेफ़ रहे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ का काम क्या है कि कोई भी चीज़ों को सेफ रखना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड बीन पुश अप बाय स्ट्रॉ। तो लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रेशर कम था और यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर क्या प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है ना, वो उसको अपन कहते हैं कि भाई ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, और क्या क्या होता है, तीन तरह के प्रेशर बताता हूँ। एक तो होता है कि भाई कोई सडनली लो प्रेशर हो गया, एकदम से लो प्रेशर हो गया, भाई कहते हैं कि एकदम से लो प्रेशर हो गया मतलब क्या होने, आंधी आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि उस आंधी के लो प्रेशर हो गया ना, प्रेशर लो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए वो एकदम से हाई प्रेशर आता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं आंधी आ गई, ठीक है। एक इसको अब एक्सपोनेंशियली अगर कोई प्रेशर गिरता है ना तो उसके टाइम अपन बोलते हैं कि ये प्रेशर के अंदर हाई स्ट्रॉम आएगा। अच्छा, कोई धीरे धीरे प्रेशर गिर रहा है मतलब स्लो डाउन, फॉल डाउन इन प्रेशर। स्लोली प्रेशर गिर रहा है मतलब क्या आएगी कि भाई बारिश आएगी, रेन आएगी, ठीक है। और क्या होता है कि भाई, और एकदम से भी मतलब कोई प्रेशर एकदम से इंक्रीज़ होता है, कि मतलब इंक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ स्लोली कह लो आप, प्रेशर एकदम से इंक्रीज़ होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि क्लीन वेदर है, मतलब हवा पानी एकदम साफ़ रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप की होती है कि भाई इसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम ही होता है, क्या काम होता है, कुछ नहीं, बस मेंटेन करना होता है कोई भी एटमॉस्फेयर को आपको, या फिर कोई भी जो चीज़ें होती है उसको आप सेफ रखने के लिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे पास्कल्स लॉ की, कि ये लॉ कहता क्या है। तो कहता है कि द प्रेशर ऑन अ वेसल इक्वली ट्रांसमिटेड ऑन ऑल डायरेक्शन। ये कुछ नहीं, वही है कि भाई कोई भी प्रेशर होता है किसी मतलब कोई भी प्रेशर होता है किसी भी एनक्लोज्ड वेसल में, मतलब किसी बंद वेसल की बात करता हूँ मैं, किसी बंद वेसल में जो कोई प्रेशर लगेगा वो इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब यहाँ जितना प्रेशर लग रहा है ना उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा। यही कंसेप्ट है दोस्तों फुटबॉल का। अब फुटबॉल जो एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जिसमें बहुत सारे लॉ लगते हैं, उससे फुटबॉल बनी है, ठीक है ना। तो ये फुटबॉल आपके लिए सबसे बेस्ट है, प्रेशर विस्कोसिटी और सब समझ नहीं कर, इसलिए बोला था आपको मैं, सिंगल चीज़ में आपको सब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है किसी वेसल में इक्वली ट्रांसमिटेड होता है हर डायरेक्शन में। अब जैसे देखो क्या लिखा है, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। क्या मतलब इसका, कि जो भी किसी एक पॉइंट पे प्रेशर दे रहे हैं फ्लूइड के अंदर, वो आगे जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर डायरेक्शन में जाके, ठीक है ना। भाई मैंने एक पॉइंट प्रेशर दिया लेकिन वो आगे जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये है क्या एक्चुअली, ये है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। इसमें होता क्या है कि भाई यहाँ थोड़ा सा पानी होता है लेकिन इस पानी को अपन इतना प्रेशर देते हैं कि वो आगे जाके फिर वो थोड़ा हाई जैक होता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। कार का ब्रेक भी होता है, कार के ब्रेक में क्या होता है कि भाई आप पेडल तो एक ही जगह दबाते हो लेकिन वो जो ब्रेक लगता है वो पूरा पूरा ब्रेक लगता है, ठीक है ना। तो ये होती है डिस्क ब्रेक की टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है पास्कल लॉ। अच्छा, एक जेसीबी भी आपने सुनी होगी। जेसीबी में भी जैसे उसके हाथ होते हैं ना, हाथ बाहर आते हैं जेसीबी के। हाथ कैसे, कि भाई ये जेसीबी है, वो पीछे होता है ना, मुंह पीछे वाला मुंह की तरफ से, तो उसमें एकदम से हाथ बाहर निकाल देता है वो, ये ऐसे। अब देखो ऐसे ही जेसीबी है, लग तो रही है मेरे को भी, ठीक है ना। तो ये हाथ बाहर निकाल दिए इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होता है ना पूरा, ये सब पास्कल्स लॉ पे होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर करने के लिए होता है पास्कल्स लॉ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये बताओ मुझे कि हेलीकॉप्टर और जो एरोप्लेन होते हैं वो किस किस पे काम करते हैं। जो हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन है, क्या राइटिंग हो गई यार, हेलीकॉप्टर और जो एयरप्लेन है ना, वो आपको बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, पहले राइटिंग सही से लिखो यार। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी जो प्रेशर होता है ना
कि जैसे कोई भी आप स्पीड में एक कोई चीज़ घुमाओ, या कोई स्पीड में कोई चीज़ जा रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मतलब कोई भी जैसे कोई भी आर्किमिडीज प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है कि मतलब कोई भी जैसे, नहीं सॉरी आर्किमिडीज पे नहीं यार, ये काम करता है बर्नौली पे। आर्किमिडीज अलग चीज़ है, सॉरी 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 दोस्तों, गलती हो गई, माफ़ करना। ये काम करता है बर्नौली पे। मैं कह रहा हूँ कुछ चक्कर आ रहा है, क्या है, प्रिंसिपल तो सही बोला मैंने। आर्किमिडीज का तो अलग नियम है। देखो ये बर्नौली है, तो बर्नौली में क्या होता है कि अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो क्या कोई भी जो फ्लूइड को किसी स्पीड में निकालते हैं अपन, ठीक है ना, और उस स्पीड के निकालने में क्या होता है कि एकदम से जो प्रेशर, मतलब क्या होता है एरिया कम कर दिया तो प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो हेलीकॉप्टर है, तो जैसे हेलीकॉप्टर के इस पंखे को आपने बहुत ज़्यादा घुमाया तो क्या करता है, ये प्रेशर की डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो यहाँ नीचे लो प्रेशर कर देता है, सॉरी नीचे हाई प्रेशर कर देता है, ऊपर लो प्रेशर कर देता है। ये ऊपर लो प्रेशर होता है, आप खुद जानते हो, नीचे हाई प्रेशर होता है। तो नीचे जो हाई प्रेशर होता है ना, वो उसको लिफ्ट करता है हेलीकॉप्टर को। वो लिफ्ट करने के बाद क्या होता है, फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है, उस स्पीड से घूमता रहेगा पंखा और वो हेलीकॉप्टर से हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और एयरप्लेन का भी सेम नियम है। कौन सा नियम, बर्नौलीज लॉ, ये आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। बर्नौली का लॉ होता है, उस पर अब ये काम करता है। चलो आगे, अब एक क्वेश्चन मारते हैं अपन, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली किस में आया हुआ था, ये क्वेश्चन, हाँ ये आया हुआ था एसएससी का क्वेश्चन है ये, एसएससी जेई का क्वेश्चन था। तो क्या क्वेश्चन था कि देखो कुछ भी सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो अपन को न्यूमेरिकल देखते आधे लोग तो छोड़ के भग जाते हैं, यार कौन दिमाग लगाए। लेकिन वो 1 लाइन होते हैं, वो अगर तुम पढ़ो ना तो आराम से हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 पाइप इज, और पाइप नहीं है यार, ह्यूमन बॉडी का, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ देखो फेमर होता है, फेमur, अच्छा फेमर क्या होता है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना आप लोग। फेमर होती है, थाई बोन्स होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, ठीक है ना, थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा क्या क्या होता है, अब पहले अपन गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है, कि भाई आपको क्या दे रखा है, थाई बोन दे रखी है 2 थाई बोन 10 स्क्वायर, तो एरिया क्या हो गया 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा उसका मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 40 kg, ओके नो प्रॉब्लम। फाइंड द एवरेज प्रेशर ऑन द फेमूर, अब बोल रहा है कि भैया एवरेज प्रेशर बताओ, ठीक है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुल मिला के प्रेशर पूछ रहा है। आपको मास दे रखा है, एरिया दे रखा है, आप निकाल सकते हैं, मैं निकाल सकता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अच्छी जगह है। क्या क्या गिवन था आपको, एरिया मास, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ओके। क्योंकि आपको क्या बताया था, आपको फेमूर क्या है, थाई बोन है, थाई बोन क्या है, सॉलिड है, सॉलिड हमेशा प्रेशर कहाँ डालता है, सॉलिड हमेशा प्रेशर नीचे की तरफ डालता है, एग्जर्ट करता है, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन, फोर्स मास कितना दे रखा था 40 दे रखा था, ओके। ग्रेविटी कितनी होती है 10 होती है, तो क्या मैं मान लूँ फोर्स इक्वल्स टू 400 न्यूटन, पहली बात, ओके। अब हम बात करते हैं एरिया की, एरिया कितना दे रखा था, सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसको अपन करते हैं मीटर में, ठीक है। 10 इंटू मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है, और वापस करेंगे तो ये 100, ओके कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 गया, एरिया इक्वल्स टू कितना आ गया 1 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम। चलो आगे। अच्छा अब अपन गलती कहाँ करेंगे, अब अपन गलती, अपन नहीं आप करेंगे। अच्छा आपके जो प्रेशर एग्जिट करेगा, क्या वो एक ही टांग करेगी, ये दोनों टांग करेगी, ये बताइए मुझे। दोनों टांग करेगी ना प्रेशर एग्जर्ट, तो उसी तरह होता है। तो आपको क्या करना है, ये एरिया जो आपको निकला था एक का निकला था, तो आपको 2 टांग के लिए करना है, तो क्या करेगा इंटू 2 करोगे, तो यानी 2 इंटू 10⁻³ ओके। बिना टाइम वेस्ट किए अपन प्रेशर इक्वल्स टू 400 न्यूटन अपॉन 2 इंटू 10⁻³ ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻³ हो गया, ठीक है, ओके। तो 2 यानी 200, ओके। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या आया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया भाई, 2 यहाँ पर है प्लस 4 से चढ़ गए ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द प्रेशर। क्या इसमें कोई बड़ा काम था, नहीं था, मेरे हिसाब से तो नहीं था। तो उस हिसाब से इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, ये भी चलो कर ही लेते हैं अभी। क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ अ स्यूमर 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। अच्छा मैंने आपको
एटमॉस्फेयर का तो बता दिया था कि भाई हाइट इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो ये होता है। आपको मैंने लिक्विड के बारे में नहीं बताया। चलो लिक्विड के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे आप मतलब आप एक नीचे जाएंगे ना लिक्विड के अंदर, जैसे समुद्र है ये, ठीक है, आप जब यहाँ अपन सरफेस टेंशन पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि मेरी बात सुनो। आप एक सरफेस पे तैर रहे हैं तो नो डाउट आप आराम से तैर पा रहे हैं, ठीक है, आराम से तैर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोई मतलब आपको फोर्स नहीं लगेगा या फिर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि मतलब आप पे एक प्रेशर पड़ने लग जाएगा इस पूरे पानी का। इतना आप नीचे यहाँ पर तैर रहे हैं तो आप पे इस पूरे पानी का प्रेशर पड़ने लग जाएगा, ठीक है ना। फिर और नीचे जाएंगे तो और प्रेशर पड़ने लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पानी के अंदर के नियम क्या होता है कि पानी के अंदर जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी ना तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। इसका नियम यहाँ चेंज हो जाता है पानी में, ठीक है ना, समझ गए। पानी उसमें उसमें एयर में क्या हो रहा था, एयर में ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही थी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे थे। यहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो कुल मिला के अब समझ में आ रहा है आपको क्या चक्कर क्या चल रहा है। जो भी प्रेशर का रिलेशन चल रहा है वो रिलेशन चल रहा है मॉलिक्यूल्स से, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई घनत्व कितना, डेंसिटी कितनी है मॉलिक्यूल की, तो डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन होता है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर का रिलेशन भी उसी तरह से पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का रिलेशन होता है। ओके, अच्छा अब आपको बता दूं भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया, हाइट इंक्रीज़ होगी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ये इसके अंदर, ठीक है। पहली कॉन्सेप्ट तो याद रखिए। और आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है कि अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर वो खेलते कैसे हैं आपके साथ। पहली बात तो ये बताता हूँ आपको मैं, अब मैं आपको ये बताऊँगा अब ये खेलते कैसे हैं आपके साथ। क्या देखो, अब क्या होता है इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, पी एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू पी ए प्लस रो एच जी। अच्छा रो एच जी क्या है, मैं आपको बताया था पीछे। ये रो एच जी है डेंसिटी, हाइट और ग्रेविटी विथ रिलेशन टू प्रेशर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपको क्या गिवन होगा कहीं ना कहीं, अगर गिवन नहीं होगा तो आपको बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है यार, ये तो याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर इसकी डेप्थ निकाल देता हूँ। ये डेप्थ का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, रिलेशन। भाई जैसे जैसे जाएंगे डेंसिटी तो इंक्रीज होती जाएगी ना। डेप्थ डेप्थ घन डेप्थ किसको बोलते हैं, जो अब जैसे जैसे नीचे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं हाइट में, उसको डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसकी पी डेप्थ निकालूंगा तो क्या आएगा, क्या गिवन है आपको, ये आप जानते हैं। रो इसका क्या होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, हाइट कितनी दे रखी है 10, और ग्रेविटी कितनी होती है 10। तो रो क्या आया आपकी, डेप्थ कितनी आई, 1 × 10⁵ पा आ गई, समझ रहे ना, 1 × 10⁵ पा। ओके, एटमॉस्फेरिक और बार में रिलेशन क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। अच्छा ये जो डेप्थ आई ना ये किस में आई है आपके, ये डेप्थ आई है आपके पास्कल में आई है, ठीक है। अच्छा ये पी एटमॉस्फेरिक में, ठीक है ना, रो है, ठीक है। अच्छा अब अपन बात करते हैं, एक्चुअल में लिखूँगा बात तो कर लेंगे, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू कितना होता है 1.01 बार, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो अब इसके अंदर वन, इसको पा में कैसे लाएंगे, 10⁵ पा, ये आप जानते हैं अच्छे से, ये भी मैं बताया था आपको पीछे। तो अब मेरी बात सुनो, अब अपन को ये नेट फोर्स निकालता है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया ना, पी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो एच जी। तो ये प्रेशर जो निकलता है ना ये नेट प्रेशर निकलता है, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं बता चुका हूँ, अभी जो अपन ने निकाला था वो कैसे निकाला था, देखो। अब पी नेट इक्वल्स टू क्या आएगा, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ पूरा ये। तो पी नेट इक्वल्स टू, अब देखो अपन ने प्रेशर निकाला 1.1 × 10⁵ पा, ठीक है, पहली बात तो, प्लस और ऊपर अपन ने डेप्थ क्या निकाली थी 1 × 10⁵ पा। तो जब इसको पूरे तरह से 100 करेंगे ना तो क्या आएगा 2.0, अरे भाई हो जा नीचे, तो क्या आएगा 2.01 × 10⁵ किस में आया, ये पा में आया। ओके, ये तो आया पास्कल में। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे एटमॉस्फेयर में बताओ, एटीएम में बताओ।
तो आपको अच्छे से पता है पावर एटीएम में क्या होता है, लगभग 2 ATM मतलब क्या होता है 10⁻1.01 इंटू पा होता है। देखो ऊपर बताया रखा है, देखो 1.01 इंटू पा एटीएम में के अंदर होता है। 1 ATM में कुछ 30, ठीक है ना। तो अब देखो इसको क्या रखो, तो इसको लगभग 2 ATM। तो आपको मतलब यूनिट थोड़ी सी इस तरह से डिस्कस्टिंग टाइप में थोड़ी यूनिट्स होती है, तो आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है ना। मेरा मेन मोटिव तो यह था कि भाई वाटर के बारे में बताना है, वाटर के रिलेशन क्या होता है, ठीक है। चले आगे, अब हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज़ द डेंसिटी, आपको मैं डेंसिटी चले जा रहा हूँ। तो डेंसिटी होता कुछ नहीं है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस सीधी सी बात है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑन एनी ऑब्जेक्ट। बस मास इन यूनिट फॉर वॉल्यूम ऑब्जेक्ट कैसे, किसी मैंने कोई वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब इसका इतने से वॉल्यूम के अंदर इसका जो मास जो है, ठीक है ना, पूरे इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर, इस पूरे इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर से जो ये जो मास है उसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है ना। ओके, तो डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब आपको इसके थोड़े उसकी बात करते हैं, डायमेंशन की। डायमेंशन इसी से करना पड़ेगा आप उनको। तो मास का क्या होता है, मास का m1 हो गया, ठीक है ना। और वॉल्यूम में, वॉल्यूम का क्या होता है m मीटर क्यूब यानी L क्यूब, ठीक है ना। हमारा ऊपर जाके क्या हो जाएगा m1 L-3, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, इससे ज़्यादा डेंसिटी हम कभी कुछ पूछते नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट अलाउ इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या होता है कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड की, ठीक है ना। अच्छा, जो मतलब किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है डेट अलाउ इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई एक्सटर्नल जो फोर्स पड़ता है उसको रजिस्ट करता है, ठीक है ना, ड्यू टू इस करोसिव नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, करोसिव क्या होता है, एक तो अच्छा दो तरह के सरफेस फोर्स होते हैं, क्या होता है, एक तो करोसिव फोर्स और एक होता है एडेसिव फोर्स, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे अच्छे से दिखा दूंगा, लेकिन आपको अभी याद रखना, करोसिव का मतलब ये होता है कि भाई कि दो अलग अलग टाइप के होते हैं, नहीं दो सेम टाइप के जो मटेरियल होते हैं ना, उनको जो बाउंड करने के लिए जो फोर्स जो होता है उसको अपन करोसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। उनको बाइंड करके मतलब उनको बांध के रखने के लिए जो फोर्स जो होता है उसको करोसिव फोर्स बोलते हैं, मतलब तो सेम टाइप के, ये आपको याद रखनी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउ इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द corrosive नेचर ऑफ इस मॉलिक्यूल। द corrosive फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना नोन एज सरफेस टेंशन। corrosive नेचर यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल, दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है एच एच, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जब बाइंड करके रखते हैं तो वो जो फोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं करोसिव, इन दोनों को बांध के रखने वाला फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन के लिए, मैंने बात कर दी कि भाई ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा सरफेस टेंशन के लिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी जैसे लिक्विड है, इसमें जैसे ये पर एक पॉइंट है, ये लिक्विड में वही पार्टिकल, लिक्विड जो मॉलिक्यूल है वो सब फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये तो उसने ऊपर नीचे सब तरह फोर्स एक्सर्ट कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाला जो मॉलिक्यूल है, क्या ये ऊपर की ओर फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो लिक्विड होता है, आप जानते हैं कोई एयर की तरफ फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, एयर का अलग फोर्स होता है, लिक्विड का अलग फोर्स होता है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ अब मैं आपको बता क्या होता है, ये हो गई लिक्विड, मैंने सर ये हो गई इतने लेंथ का है, ठीक है, ये इतने लेंथ का अगर ये है आपका ये वेसल है, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, क्योंकि उसका नेट जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना टुवर्ड्स इंटीरियर फ्लूइड, वो लगभग होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है जो अपर लेयर हमको बताया था ना कि जो अपर लेयर होता है उसमें जो मतलब टेंशन इस मेम्ब्रेन की तरह होती है, इसीलिए मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि मतलब उसमें आप प्रेशर जो डालोगे, थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तो अंदर चीज़ चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा फील करो इसको, ठीक है ना। ये तो गई लेंथ। अब में क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जैसे जाएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, प्रेशर गोज टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना।
नीचे जाने की वजह से प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं बात को हम समझ गए आपके अच्छे से। ओके, अब मैं आपकी बात सुनो। अब क्या होगा, इसको फॉर्मूला है क्यों। अच्छा, जो मतलब ये जो फोर्स होता है, जैसे इसको इस तरह से समझो। देखो, कोई पानी का मॉलिक्यूल है, जैसे बाउल है, उसके अंदर मैंने एक एल लेंथ का कुछ मतलब कुछ ऑब्स्टेकल डाल दिया, और इसको जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स एक्सर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इस एल लेंथ के साथ में। तो वो जो सरफेस टेंशन पड़ेगा ना इसका, वो उस सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं टी से, या फिर आप एस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स कैसे लगेगा, लगेगा इक्वेशन होती है, ठीक है ना। फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन के अंदर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगती है उसको अपन कहते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं अगर लेंथ को इंक्रीज करूं तो क्या सरफेस टेंशन कम नहीं हो जाएगा, समझ रहे ना। भाई इसमें मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस मेम्ब्रेन जैसा होता है, अगर मैं उसको इंक्रीज करूं, मतलब लेंथ इंक्रीज करूं, तो क्या मुझे प्रेशर डाल के वो चीज़ तोड़ने में आसानी नहीं होगी, होगी ना। अच्छा, ये होता कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इस तरह से, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। और आपको क्या ध्यान रखना है, अच्छा, ये हमेशा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे, वाटर वाटर के लिए अलग, ठीक है ना, चीज़ होगी, और वाटर के लिए अलग चीज़ होगी, और ऑयल होगा, ऑयल के लिए अलग चीज़ होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके अब अपन बात करते हैं डायमेंशन की। आपको पता पड़ गया फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, इसके यूनिट की बात करें, न्यूटन पर मीटर की यूनिट होगी पहली बात तो। ओके, और उसके डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, डायमेंशन क्या है इसका, बताओ बताओ। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा, न्यूटन पर मीटर हो गई, और आप कैसे लिखते हैं, केजी पर सेकेंड माइनस का, क्योंकि आप इसको जब मतलब उसमें करेंगे ना, आप उसको फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मीटर का ऊपर में आके, तो इसका ये यूनिट रहेगी, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन जो आएगी, कहाँ लिखें डायमेंशन, यहाँ लिख देता हूँ। डायमेंशन आएगी m1, ठीक है ना, और t-2, ये इसकी डायमेंशन रहेगी, ठीक है। तो अपन बिना टाइम करे इसको आगे करते हैं। अच्छा, ये आपको मैं सब बता चुका हूँ। मैथमेटिकली सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, स्टोर मतलब सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एल, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट लेंथ होती है, और लेंथ क्या होता है, इन विच फोर्स एक्ट, ऐसे लेंथ होगी जिसमें फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। और टेंशन है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये सब आप जानते हैं। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो आपके जो पानी की बूंद होती है वो गोल किस वजह से होती है। और ये जो क्वेश्चन है ये शायद बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये 2018 और 17 का, हाँ 17-18 का बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहा है। और इसमें कुछ नहीं होता, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, विस्कोसिटी की वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और आधे लोग फेंक के आते हैं उसमें। तो इसमें इसका रीज़न ये होता है कि जो भी ये पानी की बूंद गोल क्यों होती है। देखो, किसी भी, क्या आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी जो फोर्स होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया पे लगना चाहिए, ठीक है ना। जो जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ये टेंडेंसी होती है, इसकी कोशिश करता है कि भाई मेरा जो सरफेस एरिया हो वो मिनिमम से मिनिमम रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, भाई कौन का होता है, भाई सिलेंडर का होता है, किसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ भाई स्क्वायर भी ले लोगे तो किसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन सब में से किसी को भी काटोगे ना तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिनिमम होगा स्क्वायर का या फिर सर्कल का, ठीक है ना। इसलिए पानी की बूंद एकदम छोटी होती है, मतलब ऐसे स्पेरिकल शेप में होती है, ठीक है ना। ये इसका रीज़न है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, स्पेरिकल क्यों होती है, क्योंकि पानी की बूंद के ऊपर जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर का होता है, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, स्क्वायर का आपको ये बता ही देता हूँ, 4πr², आधे लोगों को नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताया भाई 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक तो कोरोसिव फोर्स होता है, एक एडहेसिव फोर्स होता है। तो कोरोसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल,
तो वाटर वाटर हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है आपको, जैसे मरकरी मरकरी का हो गया, इन दोनों को जो बाइंड करने के लिए जो फोर्स होता था ना, उसका वो बोलते हैं कोरोसिव फोर्स, ठीक है ना। तो अच्छा, और एडेसिव होता है, तो एडेसिव में जैसे इसका मैंने बता दिया सेम टाइप, एडेसिव में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूँ, अच्छा आपको जो ग्लू आता है जिसे आप गम बोलते हैं, तो उसमें कौन सा होता है, वो एक एडेसिव फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि देखो, वो जो गम होता है आप उसको कुछ भी चिपका सकते हैं, आप पेपर्स के ऊपर, आप पेपर के ऊपर आप जैसे आप कोई क्राफ्ट करते हैं, फेविकॉल आता है, तो उसमें क्या करते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना लकड़ी से लकड़ी चिपकाते हैं, हो सकता है लकड़ी के ऊपर आप एक स्टिकर चिपका दो, ठीक है, दीवार के ऊपर कुछ चिपका दो, या फिर कागज़ के ऊपर कुछ आप आर्ट्स चिपका दो। तो उस टाइप के लिए होता है ना, जैसे अलग अलग वो एडेसिव, इसका एडेसिव ऐसे याद रखना, एडेसिव यानी जो गम आता है वो आपका, और वो कैसा होता है, डिफरेंट को चिपकाने के लिए। तो इस तरह से आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। एक्चुअल पूछेगा आपसे इतना ही कि कोरोसिव फोर्स होता है वो कौन से टाइप की मटेरियल को, सेम टाइप का, ठीक है ना। वैसे कैपिलरी ट्यूब है, पढ़ने के लिए ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ क्वेश्चन तो क्या आएगा इसमें से। चलो देख कोशिश करते हैं। देखो, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी एक्शन समटाइम कैपिलरी मोशन। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो आप, जो मतलब कैपिलरी में क्या होता है कि जैसे मान लो आप एक कोई वेसल लिया आपने, तो उसमें आपने ये कैपिलरी ट्यूब आप जानते हैं इस तरह की होती है। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि भैया इसमें जो मरकरी भरी होती है, ठीक है ना, कैपिलरी ट्यूब में मरकरी भरी होती है। तो उस मरकरी में होता क्या है कि जैसे भी आप मान लो ये लिक्विड है, ठीक है ना, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जैसे भी मतलब डिफरेंस आएगा ना, मतलब फॉल डाउन होती है, मरकरी नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि देखो, मरकरी का जो वेट है, ठीक है ना, वो पानी के वेट से कम हो, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वेट डिपेंडेंसी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कैपिलरी ट्यूब इसका ये होता है। अच्छा, एक इसमें ये पूछते हैं कि जो शेप बनता है वो कौन सा बनता है, ये पूछ लेते हैं कि भैया जो शेप बनता है ना इसके अंदर, भाई मरकरी जो लास्ट में जाती है, तो उसका शेप जो बनता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो कॉन्वेक्स बनता है। ये आप लिख के ले लेना, ठीक है ना। और ये एयरफोर्स वाले ही ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो इसमें शेप कि एयरफोर्स वाले का सबसे फेवरेट टॉपिक है ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो उसमें ये पूछते हैं कॉन्वेक्स एयरफोर्स वाले का, जितने भी मतलब एनडीए सीडीएस वाले जो भी होते हैं ना, उसमें सब ये कॉन्वेक्स ये ही पूछते हैं कि भाई किस शेप किस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, बस आपको इसके ज़्यादा और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, एक दो चीज़ और पूछ लेते हैं, जैसे मान, अच्छा ये ऑयल होता है कि भाई ऐसा कहते हैं कि भाई ऑयल के ऊपर, भाई पानी के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, ठीक है, तो उसमें जो लार्वा होता है वो मर जाता है, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न भी सरफेस टेंशन होता है। क्योंकि देखो, पानी का जो सरफेस टेंशन, पानी का जो वेट है और ऑयल का वेट है वो डिफरेंस होता है। ये आप भी जानते हैं, जो ऑयल जो होता है वो स्पिल होकर ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, उसकी टेंशन रहती है कि मुझे सरफेस टेंशन का मतलब ऐसे याद रखो, सरफेस टेंशन में मतलब आपको ये टेंशन होनी चाहिए कि आपको जो एरिया है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑयल क्या होता है, ऑयल तो फैल जाता है। और पानी क्या होता है, पानी भी फैलता है, लेकिन हाँ ऑयल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फैलता है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा हुआ, मतलब वो फैलना मतलब लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई उसका जो सरफेस टेंशन हो गया वो डिक्रीज़ हो गया, बस ये आता है। तो पानी का सरफेस टेंशन थोड़ा कम होता है ऑयल के मुकाबले, इसलिए ऑयल तैरने लग जाता है और लार्वा डूब जाता है। तो इसका रीज़न क्या होगा, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। अच्छा, फ्लोटिंग ऑफ नेल ऑफ वाट, नेल पानी, कोई बड़ी कोई चीज़ होती है वो ऊपर तैरने लग जाती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से तैरती है, ठीक है ना। इट कैन इजीली क्लीनिंग हो। अच्छा, डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालते तो कभी देखना आप ऊपर आ जाता है डिटर्जेंट, क्यों होता है? क्योंकि डिटर्जेंट का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है पानी के मुकाबले, इसलिए ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें हैं, आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, अगर ये देखो आपको मैंने बता दिया ये कैपिलरी ट्यूब है, तो देखो जो पानी जो होता है वो आपको बनाएगा कॉनकेव शेप, ठीक है ना, पानी बनाएगा आपका कॉनकेव शेप, और ये मरकरी बनाएगा वो आपको बनाएगा कॉन्वेक्स शेप, ठीक है ना। बस ये याद रखना आपको, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, तो अब अपन बात करें इसमें विस्कोसिटी के बारे में, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, कि कोई भी मतलब किसी भी फ्लूइड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, कि भाई इंटरेक्शन कैसे, कि भाई पानी का और ऑयल का, ठीक है ना,
पानी का और शहद का। तो इनके अंदर जो मतलब जो इंटरेक्शन होता है ना किसी मॉलिक्यूल के बारे में, तो वो उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है अब अपन बात करेंगे उसकी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट रजिस्ट अपोज द फ्लो। कैसे? पानी है, पानी का विस्कोसिटी कम होता है शहद के मुकाबले, ऑयल के मुकाबले। ऑयल के मुकाबले पानी की विस्कोसिटी कम होती है, तभी तो पानी जल्दी से जल्दी फैल जाता है, ठीक है ना। या फिर आप मतलब पानी को रजिस्ट करने के लिए इतना दिक्कत नहीं होती लेकिन जितनी ऑयल को होती है, क्योंकि ऑयल का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या फिर उसका जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपचिपे टाइप के होते हैं, और उसको अब क्या एक्चुअल में कोई वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इसको श्यामरा ऐसा कुछ कहते हैं, मैं आपको देख के बताऊंगा कभी, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं कि भाई आपको कुछ में इसका अपोजिट है, अपोज करता है, ठीक है ना। तो अपोज करता है तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो भाई, अपोज कर दिया इसने तो ये माइनस साइन लग गया फॉर्मूले में। ये फार्मूला आया कैसे, मैं आपको ये डिफाइन करके बताता हूँ। जगह है कहीं? हाँ ये रही, ये भी नहीं है, चलो इधर करता हूँ मैं। देखो कुछ नहीं करना, आपको एक वेसल लेना है, ठीक है। अब वेसल लेना है तो देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये चार जगह मैंने कोई वेलोसिटीज़ ले ली कि भाई लिक्विड के अंदर फ्लो होता है ना भाई इतनी v3 ले ली। अच्छा, दो वेलोसिटीज़ के डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं, डी कह सकते हैं, v2 माइनस v1, ठीक है। मैंने इसको v2 माइनस v1 कह दिया, ठीक है, ओके। और ये तो चलो दो वेलोसिटीज़ की डिफरेंस हो गई। मैं कहता हूँ इन दोनों वेलोसिटी के बीच में भी कुछ लेंथ रही होगी, तो इस लेंथ को अपन क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कहेंगे डिफरेंस है डी जेड से, तो डिफरेंस इन लेंथ, ओके। तो अब देखो ये जो डी वी अपॉन डी जेड होता है इसको आप कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, लिख लिया। अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा शायद वापस, अब ये करना पड़ेगा, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ जाएगा, डीपी डिपेंड। अब आपको क्या देखना है, जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ऐसा मानना है, ठीक है ना। इसमें जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। और क्या होता है, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंड एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी वी अपॉन डी जेड, यानी वेलोसिटी विस्कोसिटी जो ग्रेडियंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइन हटेगा तो क्या आएगा, तो इसमें जब साइन हटा तो इसमें आएगा नीटा ए। अच्छा, वो वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम वेलोसिटी होगी पर यूनिट लेंथ पे होगी, ठीक है ना, ये आप जानते हैं सब अच्छे से। अच्छा, एन क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये फॉर्मूले से नहीं बनेगा, डी वी अपन डी जेड क्या होता है इसका नाम से बन जाएगा एक तो। अब से क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं सीधी सीधी बात वो पूछता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें कि भैया इसकी जो वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है, नहीं सॉरी, इसका जो कोफिशिएंट है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसकी डायमेंशन क्या है या फिर इसकी यूनिट क्या है, वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। अच्छा, ये माइनस में आपको बता चुका हूँ क्योंकि अपोजिट होता है, अपोज करता है इसलिए, ठीक है ना। तो अब देखो नीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या मैं फोर्स अपॉन एरिया, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लेंथ पर यूनिट वेलोसिटी, ठीक है ना, ओके। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब देखो लेंथ का क्या होगा मीटर, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये सेकंड ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड की -1 हो जाएगा, नहीं मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा ना भाई, सॉरी माइनस क्यों हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर गया। तो अब क्या बचा आपके सामने, न्यूटन पर मीटर इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड बच गया आपके सामने भाई, ये मीटर बचा, एक मीटर बचा, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है बताओ, पास्कल होता है कि नहीं होता प्रेशर, तो पास्कल इंटू सेकंड। तो ये इस तरह से आपसे खेलते हैं। अच्छा, ये जो बचेगी ना, इससे आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई। न्यूटन का इसको क्या लिखोगे, फोर्स इंटू एरिया लिखोगे, तो फोर्स और इंटू एक्सीलरेशन, सॉरी फोर्स इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, न्यूटन फोर्स का हो गया आपका फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो और मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया ना भाई, फोर्स इसको लिख देते ना आपके, मास इंटू एक्सेलरेशन,
अपॉन ये लेंथ और ये आपकी टाइम सेकंड। तो अब इसके डायमेंशन आप निकाल लेना, खुद ही निकाल के मुझे बता देना आप, ठीक है। तो अब बता दो ठीक है, नहीं तो मुझे पता है कमेंट तो कोई करता है नहीं यार, किसी को मतलब है नहीं, मैं अब मेरा काम मैं कर देता हूँ। तो डायमेंशन होगी इसकी m1 और l की पावर -1, ठीक है ना, और t की पावर -1, ये इसकी डायमेंशन होगी। मैं आपको निकाल के अच्छे से बता दी, ठीक है ना। m1 l-1 और t की पावर -1, या मुझे निकाल के बता देना, ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ काम आती है, एप्लीकेशंस बता रखे हैं कि विस्कोसिटी के एप्लीकेशंस क्या है, कि मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो किसी आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है ना वो 0 होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी 0 होती है भाई। विस्कोसिटी मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होता तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड तो मतलब बहता जाएगा, उसको कोई जगह नहीं होता। फ्लूइड क्या होता है, फैलता है, लेकिन आइडियल फ्लूइड क्या होगा, पूरा ही फैल जाएगा, उसको कोई विस्कोसिटी नहीं चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। अच्छा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी रिड्यूस। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी रिड्यूस होती है। कैसे, मैं ऑयल को अगर गर्म करूँ तो ऑयल क्या होगा, पतला होता जाएगा, ठीक है ना, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ओके, समझ रहे हैं ना, विस्कोसिटी क्या होता है, घनत्व एक टाइप से कैसे कह सकते हैं, चिप, ठीक है ना। ओके, गैसेस में क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, गैसेस में उल्टा होता है, गैसेस में क्या होगा, उसको इंक्रीज़ करोगे ना तो वो जो उसके जो गैसेस के जो पार्टिकल है वो काइनेटिक मतलब सिस्टम करेंगे, ठीक है ना, तो गैसेस में विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ये देखो विस्कोसिटी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे बिट्यूमेन यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। सीवर लेज के अंदर वो फ्लोइंग होती है कि भाई सीवर लेन में आप फ्लो कर रहे हैं, तो सीवर लेन में क्या थोड़ा पानी मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसको बाद निकालने के लिए किस तरह से क्या सिस्टम होता है। और ड्रिलिंग ऑफ फॉर ऑयल एंड गैस रिक्वायर्ड सेंसिटिव विस्कोसिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप विस्कोसिटी का काम आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो मैंने आपको डायमेंशन निकालने को बोली है कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इससे रिलेटेड इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बैठ के करा देता हूँ, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट भी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।